हेलो बच्चों, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर फाइन। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेथिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स और साइंस टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। ठीक है, आज हम अपनी वीडियो स्टार्ट करने जाएंगे एक और नॉलेज वाले टॉपिक से, जो आपकी साइंस में, आपकी केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और टॉपिक का नाम क्या है? रदरफोर्ड मॉडल्स। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एग्ज़ाम में पूछे जाता है ये। ठीक है, सो आपने क्या करना है, वीडियो को ध्यान से देखना है। और वीडियो को ध्यान से देखने के लिए, टॉपिक को ध्यान से सुनने के लिए आपको वीडियो को एंड तक देखना होगा, मतलब ठीक है, अगर टॉपिक को आपको ध्यान से समझना है तो। और जिस बच्चे ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वो चैनल को जाके सब्सक्राइब करे, बेल आइकन को जो है प्रेस करे, ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपको मेरी वीडियोस की टाइमली मिल सके। ठीक है, सो आज हम क्या पढ़ने जा रहे हैं? आज हम पढ़ेंगे रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम। ठीक है, अब आपने जे थॉमसन का मॉडल तो पढ़ा होगा। ठीक है, अब उसमें कुछ लिमिटेशन थी, उसके बाद रदरफोर्ड ने अपना मॉडल दिया। ठीक है, तो जे थॉमसन का मॉडल आपने एक एग्जाम्पल से पढ़ा होगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से। हम जब छोटे थे हमारे सर भी ऐसे एग्जाम्पल देते थे कि रदरफोर्ड ने क्या कहा था। रदरफोर्ड ने कहा था कि अगर आप एक खीर के एग्जाम्पल लेते हो, खीर क्या है? आपके पास एक एटम है और वो कैसा है? पॉजिटिवली चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। उसके बीच में जो पुडिंग्स वगैरह डालते हैं ना, काजू बादाम पुडिंग्स कुछ भी ऐड कर ली, वो सारा किसका काम कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हैं। कि पॉजिटिव चार्ज के अंदर, पॉजिटिव चार्ज जो खीर वगैरह वाला पार्ट है, चावल वाला, उसमें क्या कहा? वो पॉजिटिव पार्ट है। और उसके अंदर जो पुडिंग्स डले हुए हैं वो किस चीज़ का काम कर रही हैं? आपके पास इलेक्ट्रॉन्स का काम कर रहे हैं। उसने ये कहा था कि मतलब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज जो है आपके पास न्यूट्रल है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है? सेम है। ये आपके थॉमसन की जो है, जे थॉमसन साइंटिस्ट की ये क्या थी? ऑब्जर्वेशन थी। लेकिन उनको जब इनकी ऑब्जर्वेशन को और साइंटिस्ट ने देखा, ऑब्जर्व करके देखा अपने तरीके से, उनको उसमें क्या लगी? लिमिटेशन लगी। क्योंकि उसमें ये बता नहीं पा रहे थे कि जो एलिमेंट्स हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, जो प्रोटॉन्स हैं, जो उनके बीच में उनकी अरेंजमेंट कैसे है, अरेंजमेंट जो है ये मॉडल उनको बता नहीं पाया था। ठीक है, तो रदरफोर्ड ने अपनी कुछ ऑब्जर्वेशन ली, अपने कुछ इन्होंने इक्विपमेंट्स लिए, अपना कुछ सामान लिया, मतलब कि कुछ भी इन्होंने ऑब्जर्व करके, जो भी आप इस मॉडल के अंदर पढ़ोगे उसकी हेल्प से इन्होंने कुछ अपनी ऑब्जर्वेशन दी। इन्होंने कुछ बताया कि ऐसे ऐसे हैं भाई, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स ऐसे हैं, प्रोटॉन ऐसे हैं, ये सब कुछ आप इस मॉडल के अंदर पढ़ोगे। ठीक है, तो ध्यान से समझना इस मॉडल को, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपकी छोटी क्लासेस में भी और बड़ी क्लासेस तक ये पूछा जाता है। इस मॉडल ये मॉडल आपका पीछा नहीं छोड़ेगा पूरे, जब तक आप साइंस पढ़ रहे हो, साइंस ली है, तो ये मॉडल आपके पास केमिस्ट्री में बहुत ज़्यादा यूज़ होगा। तो इसको ध्यान से समझना, जितने पॉइंट्स हैं ध्यान से उन्हें सुनना। ठीक है, चलिए देखते हैं क्या है रदरफोर्ड मॉडल के अंदर। हाँ जी बच्चों, रदरफोर्ड ने अपने मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए ये अपरेटस जो है यूज़ किए थे। कौन कौन से? सबसे पहले थिक गोल्ड फॉइल ली थी, जो कि 1000 एटम्स जो है थिक थी। ठीक है, गोल्ड फॉइल ली थी जो 1000 एटम थिक थी। और गोल्ड की फॉइल की क्यों ली थी? क्योंकि गोल्ड कैसा होता है? एक मेलेबल मेटल है। ठीक है, मेलेबल मेटल है, इसलिए उन्होंने एक गोल्ड फॉइल ली थी 1000 एटम्स जो थिक थी। एक लेड चैम्बर लिया था। लेड चैम्बर क्यों लिया था? लेड चैम्बर इसलिए लिया था कि जैसे कि कोई रेज होती हैं, रेडियो एक्टिव रेज है, अल्फा रेज है, बीटा रेज है, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव रेज होती हैं, तो इस लेड चैम्बर का इस्तेमाल इसने इसलिए किया था कि उन रेज को ये क्या कर सकता है? अपने अंदर प्रोटेक्ट कर सकता है। ठीक है, अपने अंदर उन रेज को प्रोटेक्ट कर सकता है, इसलिए लेड चैम्बर का यूज़ किया था। थर्ड, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ली थी इसने। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस ली थी इन्होंने कौन कौन सी? रेडियम या फिर पोलोमियम ली थी, क्योंकि ये रेज क्या करती हैं, ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं। इफेक्टिव एलिमेंट है रेडियो एक्टिव एलिमेंट, जो अल्फा और बीटा रेज को एमिट करते हैं। ठीक है, और उन्हीं रेज का हमें यूज़ करना है इस मॉडल को एक्सप्लेन करने के लिए, हम अल्फा रेज का ही यूज़ करेंगे। तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे हैं, बहुत ज़्यादा उसमें क्वांटिटी में, बहुत ज़्यादा उसमें, बहुत ज़्यादा इफेक्टिव वे से ये अल्फ़ा और बीटा रेज को क्या करते हैं? एमिट करते हैं। और जिंक सल्फाइड की स्क्रीन ली थी। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन क्यों ली थी? जिंक सल्फाइड की स्क्रीन इसलिए ली थी, अगर कोई भी अल्फा बीटा रेज स्क्रीन के ऊपर आके पड़ती है तो ये कैसे करना स्टार्ट हो जाता है? फ्लेमेबल, ये मतलब शाइन करना स्टार्ट करता है ये, इसलिए हमें पता चल जाता है कि कौन सी रेज आकर गिरी है, शाइन हो जाती है स्क्रीन के ऊपर। तो इस चार इनका यूज़ करके हुए इन्होंने अपना मॉडल को एक्सप्लेन किया था। कौन कौन से? थिक गोल्ड फॉइल, लेड चैम्बर, रेडियो एक्टिव सब्सटेंस और जिंक सल्फाइड स्क्रीन। ठीक है, अब आप इस पिक्चर में वो देख सकते हैं जैसे मैंने बनाया है। ये आपके पास क्या है? लेड चैम्बर है। इस चैम्बर के अंदर रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है, चाहे वो रेडियम है चाहे वो पोलोमियम है। ठीक है,
ये लेड का चैम्बर है, ये आपके पास लेड की प्लेट लगी हुई है, ये आपके पास थिन गोल्ड फॉइल लगी हुई है, और ये क्या है जेड, ये आपके पास स्क्रीन लगी हुई है। ठीक है, अब क्या होता है, जैसे ही इसके अंदर लेड चैम्बर के अंदर आपके पास ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस पड़ा हुआ है। ठीक है, अब ये रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपनी अल्फ़ा रेज को क्या करता है, एमिट करता है। ये आपकी अल्फ़ा रेज जो है निकलते हुए इस लेड प्लेट से निकलते हुए इस थिन गोल्ड फॉइल पे पड़ रही है, और थिन गोल्ड फॉइल का काम क्या है, इन रेज को आगे फर्दर जिंक सल्फाइड स्क्रीन पे पड़वा रहा है। ये गिर रही है आकर, तो यहाँ से नज़र आ रही है। ठीक है, ये आपका एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, लेड चैम्बर के अंदर रेडियो और पोलोमियन पड़ा है, इसने अल्फा और बीटा रेज को एमिट किया है, फिर ये स्लिट से पास होते हैं, इस लेड प्लेट से या इससे पास होते हैं, स्लिट बोल सकते हो उसे, इससे पास होते हुए इस थिन गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ रही हैं। फिर ये जो रेज निकल रही हैं ये जिंक सल्फाइड स्क्रीन पर आकर गिर रही हैं। तो आप अपने वर्ड्स में लिख सकते हैं इसे यहाँ से। ठीक है, इसके बाद देखते हैं जैसे ही एक्सपेरिमेंट हुआ तो उस रदरफोर्ड साइंटिस्ट ने क्या ऑब्जर्व किया, चलिए देखते हैं क्या ऑब्जर्व किया, इसको नोट करिए यहाँ से जी। तो आप रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया, जैसे मैंने आपको बताया है कि जब अल्फ़ा पार्टिकल्स आके गोल्ड फॉइल के ऊपर पड़ते हैं, ठीक है, ये आपके पास ये आपके पास गोल्ड फॉइल है, ये आपके पास अल्फ़ा पार्टिकल्स आ रहे हैं। तो पहला पॉइंट क्या कहा, मोस्ट ऑफ द फास्ट मूविंग अल्फ़ा पार्टिकल पास स्ट्रेट थ्रू द गोल्ड फॉइल। ये अल्फ़ा पार्टिकल्स आए और ये सीधा 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 इस गोल्ड फॉइल में से क्या हो रहे हैं, पास हो रहे हैं, ये सीधा सीधा निकल ही जा रहे हैं इस गोल्ड फॉइल में से। ठीक है, दूसरा इन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय द फॉइल बाय स्मॉल एंगल। कुछ अल्फ़ा पार्टिकल्स ये स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, ये जा रहे हैं, ये आके टकरा के वापस, ये जा रहे हैं, ये टकरा कर वापस। ठीक है, इन्होंने कहा जैसे ही अल्फ़ा पार्टिकल्स लेड चैम्बर से निकलते हुए गोल्ड फॉइल की तरफ आ रहे हैं तो कुछ पार्टिकल्स सीधे निकल गए, कुछ स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो गए हैं, और सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड। 12,000 पार्टिकल्स में से कुछ पार्टिकल्स, ये कह सकते हो लेस फ्रैक्शन में पार्टिकल 180 डिग्री के एंगल से क्या हो रहे हैं, ये रिबाउंड हो रहे हैं, या एक कह सकते हो पूरे 12,000 में से पार्टिकल रिबाउंड हो रहे हैं। ये जो है रदरफोर्ड ने ऑब्जर्व किया। तो उन्होंने ऑब्जर्व करते करते देखा कि अगर ऐसा हो रहा है, अगर अल्फ़ा पार्टिकल्स पास कर रहे हैं कुछ गोल्ड फॉइल के अंदर से, अब एक चीज़ है, मान लो मेरा हाथ है, इस तरह से कोई पार्टिकल्स निकले हैं, ये निकल के इधर चले गए हैं। ठीक है, ये निकलेंगे इधर कब, जब मेरे हाथ के बीच में स्पेस होगा। अगर स्पेस होगा तब भी पार्टिकल्स पास होंगे ना, अगर स्पेस नहीं होगा तो पार्टिकल्स पास नहीं होंगे। तो रदरफोर्ड ने क्या ऑब्जर्व किया कि एटम के अंदर कुछ ना कुछ तो स्पेस है जिसमें से पार्टिकल्स पास आउट हो रहे हैं, कुछ ना कुछ खाली स्पेस है, कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस है, तभी पार्टिकल जो है ये पास आउट हुए हैं। ठीक है, पहला उन्होंने ये ऑब्जर्व किया इस पॉइंट से, क्योंकि अल्फ़ा पार्टिकल्स पास हो रहे थे। दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया, सम अल्फ़ा पार्टिकल्स वर डिफ्लेक्टेड बाय फॉइल बाय स्मॉल एंगल, और कुछ पार्टिकल ऐसे जा रहे हैं, टकरा कर डिफ्लेक्ट हो रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज भी है। अल्फ़ा पार्टिकल कैसे हैं, पॉजिटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव रिपल्शन। जब पॉजिटिव के पास पॉजिटिव चीज़ जाएगी तो वो रिपेल करेगी एक दूसरे को। तो एटम के अंदर कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट है, तभी जब ये अल्फ़ा रेज जा रही हैं तो फटाफट से डिफ्लेक्ट होकर वापस आ रही हैं, क्योंकि इन्होंने कुछ पॉजिटिव चार्ज अंदर फील किया है, तभी जाकर ये क्या हुई हैं, रिपेल हुई है, इन्होंने रिपल्शन फील करी और ये डिफ्लेक्ट हो गई हैं। ठीक है, थर्ड क्या है, सरप्राइजिंगली 1 आउट ऑफ एवरी 12,000 पार्टिकल अपीयर टू रिबाउंड होते हुए नज़र आ रहे हैं। यानी कि जो पॉजिटिव चार्ज है और जो गोल्ड फॉइल का एटम का मास है वो बहुत कम है, मतलब कि जो आपके पास ये इनके बीच में पॉजिटिव चार्ज है ना ये वाला, और जो गोल्ड फॉइल का एटम का मास है, जो गोल्ड फॉइल का, वो बहुत ज़्यादा कम है। तभी तो क्या हो रहा है, तभी तो उनकी जो वॉल्यूम की कंसंट्रेशन है, या आप ये कह सकते हो वॉल्यूम की कंसंट्रेशन कैसी है, कम है, तभी ये इतने से एक पूरे इतने 12,000 पार्टिकल से एक पार्टिकल ये रिबाउंड हो रहा है, सॉरी एक ये रिबाउंड हो रही है 180 डिग्री के एंगल के साथ। यानी कि मास क्या है, अगर आप पॉजिटिव के मास को कंसंट्रेट करो, उस मास का गोल्ड फॉइल के जो पॉजिटिव सेंटर का मास है वो बहुत कम है एटम के मास के कंपैरिजन में। या आप कह सकते हो एटम के बीच में जो मास है, या जो न्यूक्लियस अभी हम डिफाइन करेंगे आगे, उसका मास बहुत ज़्यादा कम है। तो यहाँ से ऑब्जर्वेशन समझ में आई कि कुछ पार्टिकल्स बहुत ज़्यादा निकल गए बीच में से, पास आउट हो गए हैं गोल्ड फॉइल में से, यानी कि उसके बीच में कुछ ना कुछ एम्प्टी स्पेस पड़ा है, तभी वो पास आउट हो गए हैं।
कुछ डिफ्लेक्ट हो गए हैं, यानी कि उनके बीच में कुछ ना कुछ पॉजिटिव चार्ज पड़ा हुआ है जिसके बीच से उन पार्टिकल्स को रिपल्शन फील हुई है, और कुछ ना कुछ क्या हुए, रिबाउंड हो गए हैं। एक 12,000 पार्टिकल्स में से 180 डिग्री से रिबाउंड हुआ है, यानी कि जो मास है उस एटम्स में जो पॉजिटिव मास पड़ा है उसकी कंसंट्रेशन कम है एज़ कम्पेयर टू होल मास ऑफ एन एटम। ठीक है, तो यहाँ से नोट करिए जी बच्चों। ऑन द बेसिस ऑफ इस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड पुट फॉरवर्ड द न्यूक्लियस मॉडल ऑफ एन एटम विद फीचर्स। ठीक है, अब आपने जो रदरफोर्ड ने जो उम्मीदें लगाई थी उतना कुछ तो नहीं हुआ, उससे अलग अलग बहुत चीज़ें उसने उन्होंने नोटिस की, और वो उन्होंने अपनी ऑब्जर्वेशन में यहाँ बताई हैं। क्या? देयर इज़ अ पॉजिटिवली चार्ज सेंटर इन एन एटम इज कॉल्ड न्यूक्लियस। उन्होंने क्या किया, न्यूक्लियस का बताया, उन्होंने न्यूक्लियस की डेफिनेशन दी कि एक पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है हमारे पास एटम के अंदर, उसको क्या कहते हैं, न्यूक्लियस कहते हैं। नियरली ऑल मास ऑफ द एटम रिसाइड इन द न्यूक्लियस, और जितना भी मास है किसी एटम का वो सारा कहाँ रिसाइड होता, जाके सेंटर में एटम के। ठीक है, उस न्यूक्लियस में जाके, ठीक है, उस न्यूक्लियस में जाके होता है। क्या कहा उन्होंने कि पॉजिटिवली चार्ज है एटम के अंदर सेंटर, जिसको उन्होंने नाम दिया न्यूक्लियस का। ठीक है, तो यहाँ से आपके पास न्यूक्लियस की डेफिनेशन मिली। सेकंड, द इलेक्ट्रॉन अराउंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस इन अ सर्कुलर पाथ, और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो इस न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ के अराउंड चक्कर लगा रहे हैं, वो घूम रहे हैं, इन्होंने वो बोला। ठीक है, कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ पर क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। सेकंड ऑब्जर्वेशन इनकी ये थी। थर्ड, द साइज ऑफ न्यूक्लियस इज़ वेरी स्मॉल एज़ कम्पेयर टू साइज ऑफ एन एटम, और जिस न्यूक्लियस का जो साइज़ है वो बहुत ज़्यादा छोटा है एटम के साइज़ के कंपैरिजन में। तो इन्होंने अपनी ये 3 जो ऑब्जर्वेशन दी थी, उन ऑब्जर्वेशन से ये चीज़ें बनी हैं कि पॉजिटिवली चार्ज सेंटर प्रेजेंट एटम के अंदर, उसको उन्होंने न्यूक्लियस का नाम दिया, और इस न्यूक्लियस के अराउंड में इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं, और इस न्यूक्लियस का मास बहुत ज़्यादा कम है उस एटम के साइज़ के अकॉर्डिंग। ठीक है, तो इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट जो है ये परफॉर्म किया, उसके बाद ये सारा रिजल्ट निकला, ये सब कुछ ऑब्जर्व किया। मेन तो इसका ये था ना रिजल्ट जो थॉमसन ने दिया था कि इलेक्ट्रॉन्स अरेंज कैसे हैं, तो इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स कैसे बताए कि वो न्यूक्लियस के सर्कुलर पाथ के अराउंड क्या कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं। तो यहाँ से ये ऑब्जर्वेशन नोट कर लीजिए। हाँ जी बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो कमेंट सेक्शन में मेंशन कर ज़रूर बताना। ठीक है, आपको समझ में आया रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एन एटम? आ ही गया होगा। ठीक है, अगर नहीं आता तो कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। ठीक है, और ऐसे ही नए अच्छे टॉपिक्स देखने के लिए, नॉलेज वाले टॉपिक देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। वीडियो अगर पसंद आए लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। ठीक है, आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए नॉलेज वाले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।